जी, ऑडियो वीडियो ऑडिबल है ना? जी सर। नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड से डॉक्टर ऋतु शर्मा ननन पांडे आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए लेखक के साथ, उसकी नई कहानी के साथ। मित्रों, बहुत कम हिंदी साहित्य में ऐसे रचनाकार होते हैं जो शब्दों को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि समाज निर्माण का संकल्प मानते हैं। डॉक्टर अर्जुन गुप्ता गुंजन ऐसे ही बहुआयामी साहित्यकार हैं जिनकी लेखनी में संवेदना, संस्कार, छंद, सौष्ठव और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय दायित्वों का सफल निर्वहन करते हुए भी आपने साहित्य साधना को निरंतर गति दी है, जो आपकी कर्मनिष्ठा और सृजन धर्मिता का परिचायक है। कवि, गीतकार, संपादक, समीक्षक और छंद गुरु के रूप में आपकी सक्रिय उपस्थिति हिंदी साहित्य समाज में विशेष सम्मान रखती है। सुरमई सांझ, नवोन्मेष, कवनीत कुंज जैसी कृतियां आपकी सृजनशीलता का प्रमाण हैं। वहीं संचेतना के स्वर जैसी साहित्यिक पत्रिका का संपादन आपकी साहित्य सेवा का महत्वपूर्ण अध्याय है। आपको प्राप्त विविध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान ये सिद्ध करते हैं कि आपकी लेखनी केवल पाठकों के हृदय तक नहीं पहुंची बल्कि साहित्य समाज द्वारा भी व्यापक रूप से सराही गई है। तो आइए मित्रों, आज हम संवाद करते हैं ऐसे ही साहित्य मनीषी आदरणीय डॉक्टर अर्जुन गुप्ता गुंजन जी से। सर, मंच पर आपका स्वागत है। हमारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं और अब हम जुड़ चुके हैं, तो मैं मंच पर आपका स्वागत करती हूँ सर। और जैसा कि हमारे अ, दर्शकों की हमेशा एक जिज्ञासा रहती है, जब भी हमारे मंच पर नए अतिथि आते हैं तो एक जिज्ञासा रहती है कि उनके साहित्यिक जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो आपके साहित्यिक जीवन की शुरुआत कब और किन परिस्थितियों में, या ऐसा कहें कि आपके साहित्यिक जीवन या आपको साहित्य में लाने वाले प्रेरणा स्रोत क्या थे, उसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मंच आपका है। जी सर। लगता है फिर से सर क्या नागेश सर का सादर प्रणाम सर। आप हमेशा कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और अ, आपने सच कहा कि आदरणीय डॉक्टर अर्जुन गुप्ता जी जो है सच में वाग्देवी सरस्वती पुत्र हैं। छंदों की पाठशाला भी चलाते हैं और अभी अभी वे एक सफर से लौट कर आए हैं और मुझे लगता है कि कहीं कुछ व्यवधान है। हाँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। क्या है ना, तकनीकी चीजें हैं और भारत में तो तकनीकी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मंच पर। और हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, बाल साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर नागेश संजय जी भी जुड़ गए हैं और वाग देवी के सच्चे आराधक को सादर प्रणाम कर रहे हैं। तो सर, मंच पे आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा रहती है, जो भी अतिथि आते हैं तो वे जानना चाहते हैं कि आपका साहित्यिक सफर या साहित्यिक यात्रा या साहित्य में पदार्पण की शुरुआत कैसे हुई, आपके प्रेरणा स्रोत क्या रहे। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं सर। मंच आपका है। जी, सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड की संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ऋतु शर्मा ननन पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना सुंदर अवसर दिया, इतनी सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए आज आपने आमंत्रित किया मुझे।
और अ, आपका प्रश्न है कि साहित्य में पदार्पण कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से नींव पड़ी। तो अ, मैं यूं कहूं कि मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था तभी से ही इसकी नींव पड़ गई थी। और हमारे हिंदी के अध्यापक स्वर्गीय हरिद्वार सिंह, जिन्हें हम HD सिंह कहते थे हम लोग, और एक डॉक्टर VP सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, दोनों हिंदी के अध्यापक थे हाई स्कूल लेवल पे। और मैं कलकत्ता के टेक्समको स्टेट स्कूल में पढ़ता था तब। और क्लास 9th में ऋतुराज शीर्षक पे मैंने पहली कविता लिखी थी, जो कि अ, ऋतुराज शीर्षक पे मधुमास उसका शीर्षक था, बसंत पे पहली कविता लिखी थी। और हमारे सहपाठियों ने, क्लासमेट्स ने सर को बताया कि अर्जुन ने कविता लिखी है। तब मैं 9th क्लास में था और समझ सकते हैं कि मैं 13-14 वर्ष का था मात्र। और सर ने कहा कि हाँ आप आ करके, और जहाँ सर ब्लैक बोर्ड पे जहाँ पढ़ाते थे, तो हमारे लोग के समय में ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, अभी व्हाइट बोर्ड हो गया है। तो जी जी, और उसके बाद तो अभी ओवरहेड कैमरा से पढ़ाई होती है अभी आजकल। तो सर ने, यहाँ सर का स्थान था, वहाँ पे हमें खड़ा होकर के कहा कि आप पढ़ो इसको, और मैंने उसे सुनाया। तब से उत्साह जगा। और इस नींव की मूलतः मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा शुरू से लेकर अंत तक, और मेरा कैरियर भी विज्ञान पर ही आधारित है। और लेकिन नींव पड़ गई यूं कि जो हिंदी के अध्यापक थे, वो क्लास में, कक्षा में सस्वर सुंदर कंठ था उनकी, लय और सुर में। रश्मि रथी सर ने सुनाया था। एक बार उन्होंने मधुशाला सुनाई थी, बच्चन जी की रुबाइयाँ। तब मन्ना डे साहब जिंदा थे, और बच्चन साहब के गुजरने के बाद जो कुछ रुबाइयाँ थी, उसको मन्ना डे साहब खुद की आवाज में ही रिकॉर्डिंग उनकी है। बाद में जब वो गुजर गए तो मन्ना डे की आवाज में उसको पूरा किया गया। और मुझे बहुत ही प्रिय लगता था। उस बाल मन में उसकी छाप पड़ी। और कामायनी की, जयशंकर प्रसाद की, उसकी 9th-10th में परिपक्वता की पहली सीढ़ी पे, पहले पादान पे पैर होता है, तो समझ तो सब बातें आ जाती हैं। और कामायनी भी हमें बहुत दिल को छूता था। रश्मि रथी मुझे आधा याद था, अभी भी शुरू से बहुत कई स्टेंजा, कई मतलब धारा प्रवाह 10-15 मिनट तक मैं रश्मि रथी सुना सकता हूँ आज के डेट में भी। और इस प्रकार से अन्य भी चीजें थी। और जन्मेजय का नाग यज्ञ, यह पुस्तक मैं इंटर में जब साइंस में था तब स्कूल की लाइब्रेरी में ढूंढता था, और उसको लाइब्रेरियन साहब को बोल रखा था कि जब आए मानस का हंस, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, ये सब गद्य की पुस्तकें हैं, आलेख हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की, उसको भी मैंने पढ़ा। और पंचतंत्र की कहानियां। और मैं सरिता चंपक नंदन, इसका सब्सक्राइबर था क्लास 5 से ही चंपक, सरिता नहीं, चंपक नंदन। और सरिता जब थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में गया तब उसका, लेकिन चंपक और नंदन का मैं सब्सक्राइबर क्लास 5 से ही था। तो इस प्रकार से जो है बाल मन पे, ऐसे हृदय पे, मन पे साहित्य की, कविता की, विशेष रूप से कविता की छाप पड़ी। और वह रिटायरमेंट के बाद वह प्रज्वलित हुई। और कार्य नौकरी के दौरान, सर्विस सेवा के दौरान भी मैं लिखता था, छंदमुक्त लिखता था। लेकिन तब समय ज़्यादा मिला 1921 के बाद, तो 5-6 साल में इधर जो है कार्य ज़्यादा हुए, तो यहीं से नींव पड़ी। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया कि रश्मि रथी आप 10-15 मिनट तक बोल सकते हैं, तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि चंद लाइनें अगर आप रश्मि रथी की हमारे दर्शकों को सुनाएं लयबद्ध, तो अच्छा लगेगा। जी, आप चंद सबको लाइनें सुमार्ग पर लाने को,
सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम यहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर अश न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है मुझे, वह मुझे बांध कब सकता है। वाह सर वाह, आपने तो समा बांध दिया। देखिए कितने सारे हमारे साहित्यकार हैं, और आदरणीय डॉक्टर नागेश पांडे जी लिख रहे हैं, छंदों की पाठशाला की संकल्पना भूरी भूरी प्रशंसनीय है। उन्होंने साहित्य संसार में सदैव अर्जुन की भांति ही लक्ष्य साध कर नूतन उपलब्धियां अर्जित की हैं। वे अद्वितीय हैं और अनूठे कार्य करने में लगे हैं। आदरणीय संजय सर, आपका सादर आभार। और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार अतुल त्रिपाठी जी भी हैं, और जो हमको साधुवाद दे रहे हैं, सुखद संवाद। और वरिष्ठ अनुवादक साहित्यकार कवि आदरणीय अतुल खरे जी भी हैं। आदरणीय गुप्ता जी और आदरणीय रीति जी को कार्यक्रम में सराहना कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम के लिए। इस तरह और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है सर आपको सुनना लोगों को। और मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि शायद दर्शक प्रतीक्षा कर रहे थे आपके साक्षात्कार की, और आज वो दिन आ गया है। तो इसके साथ ही हमारे दर्शकों का एक और प्रश्न है सर, कि आप हमेशा आपके जो जिस भी पद पर आप रहे, चाहे प्रशासनिक चाहे प्रबंधकीय सेवाओं में रहे, जिस भी पद पर आप रहे हैं, मैंने देखा कि वह पद जो है वो बहुत जिम्मेदारीपूर्ण पद है। उन सब के अपने बड़े महत्वपूर्ण दायित्व हैं। इन सब के होते हुए आपने साहित्य साधना को किस तरह निरंतर बनाए रखा, ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं सर। मंच आपका है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर ऋतु शर्मा नंदन पांडे जी वस्तुतः जैसे हमारे सर भी कहा करते थे कि कवि हृदय, जो कवि का हृदय जो वो हृदय से जो होता है, एक हृदय ही होता है जो कवि का होता है अलग से, उसमें मतलब इस तरह की विशेषताएं होती हैं। तो जो प्रशासनिक और प्रबंधकीय सेवाओं पे मैं रहा, शुरू में MIS ऑफिसर के पद पे रहा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अधिकारी, MIS ऑफिसर। उसके बाद साइंस से फिर अकाउंट्स में डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग दी गई और मैं डिविजनल अकाउंट मैनेजर बन गया। फिर अकाउंट्स में उच्च प्रबंधकीय पदों पे जो मंडल स्तर के पद होते हैं, या राज्य स्तर पे लखनऊ में हम पोस्टिंग रही, तो विभिन्न मंडलों पे रही उत्तर प्रदेश में। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो हेल्थ डिपार्टमेंट का की भारत सरकार की योजना है, अभी भी संचालित है। ऐसे पदों पर रहते हुए भी मैं साहित्य में रुचि रखता था, पढ़ता था, पढ़ाई निरंतर जारी थी, क्योंकि यह मेरा शगल है, जुनून है पढ़ना और पढ़ते पढ़ते सो जाना। और जैसे मैंने बताया था कि बचपन में चंपक और नंदन, और जो बड़ा हुआ तो धर्मयुग, धर्मेंद्र भारती का धर्मयुग मेरा फेवरेट था। और साइंस रिपोर्टर, साइंस का मैं विद्यार्थी था, तो साइंस रिपोर्टर एक पत्रिका आती थी, NCR काउंसिल ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च का, कि वो वहाँ से निकलती है साइंस रिपोर्टर, बहुत अच्छी पत्रिका है साइंस की, स्टैंडर्ड पत्रिका। तो इन सब पत्रिकाओं को पढ़ने का ये था। और कहानी भी एक लिखा था बचपन में, वो मिल नहीं रहा है वो डॉक्यूमेंट कहीं। जब मैं पढ़ता था कलकत्ता में, वहीं छूटा है, तो छोटे भाई को मैं अभी गया था कलकत्ता में, मैं 18, 19, 20, 21, 22 तक था वहीं पे, कल ही आया। तो उनको बताया कि आप इसको देखिए कि ढूंढिए, कहीं होगा पड़ा हुआ। कहानी बचपन की और बहुत सारे नोट्स लिखे थे। जब स्वर्गीय
राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी जब एक्सपायर किए थे, तो उस समय भी मैंने कुछ नोट्स लिखे थे। वो हम लोग के समय में ही, अभी स्कूलिंग में थे तभी उनका एक्सीडेंट हुआ था। और तमाम अन्य जो मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दों पे भी मैं लिख और थी, वो मेरी डायरी जो है मिल नहीं रही है। तो इस प्रकार से रुझान तो उधर ही रहा। और जो लेखन आपने जैसे पूछा कि कैसे इसको बरकरार रखा, तो जैसे कहा जाता है जिस चीज का नशा होता है, जो वो नशा जो है, जैसे भोजन भी एक नशा ही है, जो और बाकी जो है मतलब भोजन और लिखना और सर्विस तो भाई जो सेवा है वो भी आवश्यकता ही है। तो ये जुनून बरकरार रहा, और मैं ऐसा समझता हूँ कि अंतिम सांस तक ये जुनून बरकरार रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं कभी भी इस तरह से बेड सिकन या बेड रेस्ट पे ना जाऊं, हमेशा कार्यरत रहूं, हमेशा मैं अपने को एक्टिव रखूं, लिखने में ही नहीं, मैं ऑफिशियल वर्क में भी। और ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि चलायमान रहूं बहुत सुंदर सर, अंतिम सांस तक। बहुत सुंदर सर। और हम भी चाहेंगे कि आप सदैव अपनी सृजन यात्रा जारी रखें, ताकि हमको अच्छा अच्छा साहित्य और छंद जो बहुत ज़रूरी है साहित्य में लिखने के लिए, काव्य में, वो हमको सही उसका मार्गदर्शन मिलता रहे। तो हम भी यही कामना करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, जो आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है पाठकों का सर, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी काव्य कृतियां जो है सुरमई सांझ, नवोन्मेष और कवगीत, कवनीत कुंज में कौन से प्रमुख भाव और विचार केंद्र में हैं? आपने क्या इनके पीछे क्या मनोभाव था, इन कृतियों के पीछे? मंच आपका है सर। जी, ये आदरणीय, सुरमई साँझ मेरी प्रथम काव्य कृति है। तो जाहिर सी बात है, जो संतान होती है, जैसे हम लोग की जो पुस्तकें हैं वो संतान है हमारी, सृजन किया है, तो सृजन जो है जनरेशन होता है, जनरेट करना, क्रिएट करना। तो वो सुरमई साँझ चूंकि प्रथम काव्य कृति थी तो मुझे बहुत ही प्रिय थी। और जिसमें छंदबद्ध रचनाओं का और छंदमुक्त प्रारंभिक रचनाओं का भी उसमें संकलन है, संग्रहण है, जिसमें प्रकृति, आध्यात्म, देशभक्ति, बंधन, प्रार्थना, श्रृंगार इत्यादि पर केंद्रित रचनाएं हैं। मूलतः मैं प्रकृति मुझे बहुत ही भाता है। जो नेचुरल सीनरी हैं, प्राकृतिक दृश्यों पे, और मैं अपने साहित्य साधकों को भी प्रेरित करता हूँ कि कैसे कविता जो है उसको कल्पना करना है, कि नदी का कभी गए हो तो नदी के दृश्य की कल्पना करें, नदी नहीं भी गए हो तो सुबह का प्रातःकाल सूर्य तो आपने देखा होगा, उसमें चिड़ियों का उड़ना, पक्षियों का चहचहाना, फूलों का खिलना, भौरों का गुनगुनाना, तितलियों का, इन सब तमाम चीजों का, पादप वृक्षों का, इस सब को वो लेकर के, और मतलब कि प्रारंभ की जा सकती है रचना। और प्रकृति में जो तमाम अन्य ऋतुएं हैं, जिस प्रकार से मौसम है और बहुत सारी चीजें हैं, जो सौंदर्य बोध जो है, प्राकृतिक सौंदर्य बोध, वो अपने आप में विशेषता रखता है। तो उस प्रकार से और वंदना, प्रार्थना भी, अध्यात्म पे भी मेरी रचनाएं उसमें छंदबद्ध संग्रहित हैं। उसके बाद थोड़ा एलाबोरेटिव में मैं अपने जो कैनवास को थोड़ा बृहद करना चाहा, तो नवोन्मेष थोड़ा ये इसमें ज्यादा मतलब कविताएं हैं, और ये लंबे अंतराल के बाद इसमें, तो उसमें जो मुख्य रूप से जो मूलतः भाव थे, उपरोक्त भावों के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति और संस्कार, सद्विचार, सद्भावना, इस सब चीजों पे मैंने केंद्रित किया अपनी लेखनी को। और मुझे एक चीज और भाता है, जीवन दर्शन पे। तो जीवन दर्शन में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कि जो कि ये से जैसे मैंने अभी बताया, संस्कृति, संस्कार, सब जीवन दर्शन का ही पार्ट है। और नारी विमर्श, जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही अनिवार्य है पूरे वैश्विक स्तर पे।
और पर्यावरण जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात है जहाँ तक, वो जो वात्सल्य, तमाम इन चीज़ों पे भी रचनाएं जो हैं मेरी केंद्रित हैं। भाव व्यंजना इस सब चीज़ों पे काव्यात्मक अभिव्यक्ति विभिन्न छंदबद्ध रचनाओं के माध्यम से करने का प्रयास मैंने किया है। यह मेरा प्रयास मात्र है और हम निमित्त मात्र हैं। मतलब मेरी सर, लेखनी चलती है या हमारे भाव आते हैं, लेकिन प्रेरणा माँ शारदे की होती है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि वही लिख रही हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ, मीडिया हूँ, बाकी सारा कुछ उन्हीं की देन है, वही करती है। ये और आपकी फिर विनम्रता है। जी सर, तो कवनीत कुंज जो है ये छंदबद्ध गीत संग्रह है। गीत विधा में बहुत सारी रचनाएं थी जिसको कि मैंने संग्रहित करने के लिए कवनीत कुंज का सहारा लिया। उसको इस काव्य कृति में छंदबद्ध गीतों का ही संग्रहण है, संग्रहित है विविध भावों पे, विचारों पे, जिसमें कि तमाम चीजें हैं और उत्कर्ष, नवोत्कर्ष और नवीन विचारधारा जिसमें संचारित हैं। ऐसी भावनाओं पर, ऐसे भाव पर केंद्रित करके गीत रचित हैं विभिन्न विधाओं पे। गीत तो खुद ही एक विधा है और उसके अंदर जो तमाम छंद है वो भी एक विधा ही कहलाते हैं। मुक्तक जैसे एक विधा है, तो तमाम चीजें हैं और इस प्रकार से सर, इन भावों को लेकर के मेरे कुछ दर्शकों का अनुरोध है कि कृपया आप अपनी कोई रचना उनके सामने प्रस्तुत करें। जी हमारे हाँ, साथ मैं चाहूंगा। कतर से यशोधरा भटनागर जी बड़ी साहित्यकार हैं और सर भी आदरणीय श्याम सुंदर सर लिख रहे हैं, प्रकृति के आप अभिराम चितेरे हैं। और आपने जो स्मृतियां बताई बचपन की, तो सारी यादें ताजा हो गई उनकी। जी, मैं एक सार ललित पद छंद पर आधारित एक गीत रखना चाहता हूँ अपने प्रिय दर्शकों के सामने। गीत गाया गिरिवर ने, इसका शीर्षक है। सखिल गीत गाया गिरिवर ने, सुरसरिता लहराई, चमक चमक कर निर्झर नाचे, बाज उठी सहनाई। चमक चमक कर निर्झर नाचे, बाज उठी सहनाई। प्रखर किरण रविकानित करती, आलिंगन वसुधा का, नभचर नित उड़दाना चुगते, करते पूर्ति क्षुधा का, करते पूर्ति क्षुधा का। सनन सनन कर पुरवा डोले, मादक मौसम लाई, सखिल गीत गाया गिरिवर ने, सुर सरिता लहराई। सखिल गीत गाया गिरिवर ने, सुर सरिता लहराई। धवल चांदनी में मज्जन कर, वसुधा नित शरमाती, सघन बीथिका की छाया में, शीतलता मुस्काती। सघन बीथिका की छाया में, शीतलता मुस्काती। मृदुल मौन कलिका महके नित, सुचि सौरभ महकाई, सखिल गीत गाया गिरिवर ने, सुर सरिता लहराई। घर आंगन चौबारा चहके, डगर डगर खुशहाली, बंजर वसुधा के आंगन में, बंजर वसुधा के आंगन में, छाई है हरियाली। मोर नाचता बन उपवन में, प्रेम प्रभा है छाई, सखिल गीत गाया गिरिवर ने, सुर सरिता लहराई। सखिल गीत गाया गिरिवर ने, सुर सरिता लहराई। कली कली पर भौरा डोले, कली कली पर भौरा डोले, कोयल गीत सुनाए, प्यासा पंछी निस दिल बोले,
झिंगुर शोर मचाए, झिंगुर शोर मचाए। तरवर इतराते उपवन में, दर्शाते तरुणाई। सखिल गीत गाया गिरिवर ने, सुर सौरभ सुर सरिता लहराई। नूतन लतिका लहराती नित, नूतन लतिका लहराती नित, खिस गीत खुशी के गाती। फूलों की डाली पर देखो, कोमल कलिका भाती। फूलों की डाली पर देखो, कोमल कलिका भाती। बहकी बहकी चाल सभी की, बहकी बहकी चाल सभी की, जीवन में अरुण आई। सखिल गीत गाया गिरिवर ने, सुर सरिता लहराई। सखिल गीत गाया गिरिवर ने, सुर सरिता लहराई। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। पूरा कार्यक्रम हमारा संगीत में हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। और विनीता कंवर राठौर जी जुड़ गई हैं हमारे साथ कतर से और ढेरों बधाइयाँ दे रही हैं। और इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है हमारे पाठकों का, दर्शकों का, आपसे जानना चाहते हैं कि आप, जैसे अभी आपने कविता पाठ भी किया, छंदबद्ध काव्य के समर्थ साधक हैं आप। आपको छंदों की बहुत ज्ञान है, इसलिए आपको छंद गुरु भी कहा जाता है। आज के मुक्त छंद युग में छंद की प्रासंगिकता को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जब हिंदी साहित्य के इतिहास को मूलतः जो 4 कालखंडों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के पहले जो भी तीन जो प्रमुख कालखंड हैं, वो सब काव्य आधारित है, क्योंकि जो गद्य विधा है वो आधुनिक काल की देन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के प्रथम युग था, हरिश्चंद्र युग, तो उसी समय से गद्य विधा का प्रचलन हुआ। और साहित्य में मूल रूप से, और जो काव्य में जो मुक्त छंद की प्रथा, इसके प्रणेता थे छायावादी कवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने कहा कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि छंदों में ही रचनाएं की जाए, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ थे, चाहे वो रामचरितमानस हो या संस्कृत के जो रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण हो, या अन्य जो कालिदास की जो रचना संस्कृत में, मेघदूत, शाकुंतलम तमाम, और जो हिंदी जो भाषा है वो पाली और प्रकृत से होते हुए, अपभ्रंश से होते हुए जब खड़ी बोली के रूप में आती है मानक हिंदी में, वो भी भारतेंदु जी की ही देन है। भारतेंदु युग में, आधुनिक काल में खड़ी बोली को ही उन्होंने ही खड़ा किया। और छायावाद में आते आते वो पूर्ण रूप से काव्य में, क्योंकि छायावाद के पहले जो काव्य थे वो ब्रज भाषा आधारित थे, ब्रज भाषा में ही। और जैसे भक्त काल में जो स्वामी जी ने जो रचना किया है वो अवधी भाषा, उसमें मूलतः अवधी भाषा है रामचरितमानस में, कुछ ब्रज भाषा के भी पुट हैं, लेकिन शुद्ध खड़ी बोली या मानक हिंदी में वो नहीं है। तो छायावाद में आकर के छायावादी कवियों ने काव्य में हिंदी को पूर्ण रूप से स्थापित हो गई हिंदी, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा जी ने। तो निराला जी ने ही छंद मुक्त या मुक्त छंद जिसे हम कहते हैं, और तोड़ती पत्थर उनकी पहली छंद मुक्त रचना थी, काव्य रचना। और इस प्रकार से, क्योंकि उस समय जो भी छायावाद के कवि हों या उसके बाद के जो छंदों में रचना करते थे, छंद का नाम ऊपर नहीं लिखते हैं, लेकिन जो वो पढ़ने से और लय जो उसमें होता है, एक रूपता, वो विधान के अंतर्गत ही है। चाहे जो भी रचनाएं हैं छायावाद या उसके पहले के जो द्विवेदी युग की या भारतेंदु युग में भी जो भी चीजें थी, काव्य रचनाएं थी। तो आज के युग में आपका प्रश्न है कि आज छंदों की कितनी प्रासंगिकता है, कितना रेलेवेंट है छंद। बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि मैं भी छंद मुक्त ही लिखता था। 1921 से छंदों की लत पड़ी, आदत पड़ी जब, और फिर मुझे भी लगता था कि कैसे ऐसे इतने उन्नत और समृद्ध उत्कृष्ट रचनाएं लोग कर लेते हैं। मुझे भी आश्चर्य होता था
और वह भी मेरा एक ड्रीम था। जो जब मतलब कि 40-50-60 छंद जब हमने सीख लिया साल 1.5 साल में, तो फिर जो है उसकी ऐसी लत पड़ी कि फिर छंद मुक्त पूरा ही भूल गया। फिर छंदों के अलावा कहीं लेखनी इधर उधर जाती ही नहीं थी। और फिर 2023 में जनवरी में, उसके पहले से ही मन में किसी कोने में यह भावना सुसुप्त अवस्था में थी कि इस रोशनी को फैलाया जाए, कि जो भी एक रोशनी हमें प्राप्त हुई है उसको विस्तारित किया जाए निःशुल्क निस्वार्थ रूप से। तो कुछ अपने समान विचारधारा के लोगों को, हमारे ग्रुप में अभी भी वो एडमिन में है वागेश्वरी काव्य निर्झरणी में, उनका नाम है क्षमा पांडे। वो बीए कर रही थी उस समय, अभी बीएड करा उन्होंने। तो उनको मैंने अपनी बात बताई तो उनका हाँ सर बहुत अच्छी बात है। और हम दोनों ने ही वागेश्वरी काव्य निर्झरणी की स्थापना 5 जनवरी 1923 में किया। उसका पहले काफी छंदबद्ध रचनाएं मेरी हो गई थी और तमाम चीजों की ये था कि जो विधान है, जो हमने सीखा है या जो उपलब्ध है पुस्तक में या गूगल पे या जहां भी हो, तो उसको मॉडिफाई करके उसको सिंप्लीफाई करना कि वो आसान हो सबको समझने में। और इसी को पटल पे हम लोग ने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सिखाने के उद्देश्य से ऐसे किया। और आज के डेट में पहले तो बहुत ही गति तेज थी। अभी 91 छंद जो है, महीने में एक छंद हम कवर अभी ले रहे हैं। पहले तो महीने में बहुत ज्यादा हो जाते थे, तभी 91 हम क्रॉस कर गए हैं। 100 तो पार करना ही है छंदों का पटल पे। तो और वो किस सीरियल में है, सीरीज में है, उसी क्रम में उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। बुधवार को शनिवार को नया छंद जोड़ते हैं। सब जो दिन है, डेज हैं, वो फिक्स हैं कि इस दिन को ये इस प्रकार की चीजें जो हम कवर करते हैं। और केवल वागेश्वरी काव्य निर्झरणी में काव्य ही नहीं, गद्य की भी विधाएं हम लोग कवर करते हैं और जो है उसकी समीक्षा करते हैं। तो समीक्षा इन द सेंस कि वो सम्यक समीक्षा हो और मार्गदर्शी समीक्षा हो। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको लिख करके वो लाइन, वो पंक्ति या पूरा चारों लाइन लिख करके दे कि बता दिया, मार्गदर्शन दे दिया कि ये गलत है। भाई उसको समाधान वो कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमें उसको देना है, हमें लिख कर देना है उसके लिए समय निकाल करके। नहीं तो फिर उस बताने का क्या फायदा जब हम लिख करके उसको ना दे सके। तो इस शुरुआती दौर में हाथ पकड़ कर, जैसे उंगली पकड़ करके सिखाना लोगों को काफी अपने ग्रुप में हमारे। तो मूल रूप से मैं ये कहता था कि छंदों की प्रासंगिकता पे ही ये मेरा ये भी ये है अभिव्यक्ति है कि मौलिक रूप से 5 छंद सबको जानना चाहिए। हिंदुस्तान में जो भी अपने को सनातनी कहता है, कहलाता है, या गैर सनातनी भी हों, उनको भी जो गजल लिखते हैं उर्दू विधा, जो कि आज बहुत ही प्रासंगिक है। गजल मैंने भी सीखा तो लोग बहुत डिमांड किए कि सर इस काव्य विधा एक दिन गजल के लिए रखिए। हमने देखे गजल तो मैंने सीखा है अपने गुरु, किसी गुरु के, भोपाली जी, भोपाल के थे, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसी दौरान मैंने सीखा था, 30-40 गजल भी लिख डाले थे। लेकिन हम चाहते हैं कि सनातनी जो छंद परंपरा है और गजल उर्दू की परंपरा है, उर्दू भाषा की कविता है, वो काव्य रचना है, सृजन है, उसको अलग रखें। उसको बहुत समय बाद यदि कभी अवसर होगा तो उसको हम करेंगे। लेकिन पूर्ण रूप से अच्छा, छंदों की प्रासंगिकता इन द सेंस क्या है कि जितने भी पटल हैं वो मशरूमिंग है पटल की, मतलब पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आए दिन जो है नए नए पटल बनते हैं। लेकिन छंद पे बहुत ही कम पटल है कि छंद पे बताना। अच्छा, हम जैसे कि कहते हैं लोग गुरु, हम गुरु नहीं है, हम तो खुद ही शिष्य हैं। शिष्य हैं हमारी जो मनोभावना ये है कि कोई एक किरण हमें प्राप्त हुई तो वो किरण हम दूसरे को दें और फिर किरण लें, दूसरी नई किरण, मैंने एक तरफ से सीखते जाए, दूसरे तरफ से उसको प्रसारित करें, विस्तारित करें। क्योंकि बचपन से ही बाल मन में ही मेरे मन में वो श्लोक संस्कृत का बैठ गया था कि मां शारदे का जो भंडार है वो जितना खर्चा करेंगे बढ़ेगा और लक्ष्मी का भंडार खर्च करने पे घटता है। तो और विद्या ददात विनयम विनयात यात पात्रतम, तो तमाम संस्कृत श्लोक तो हम लोग पढ़ते ही थे। तो ये मनोभावना है कि उसको हम मतलब फैलाएं
और जैसे कि कहा जाता है कि जब आदमी सिखाता है तो खुद ही सीखता है, अपने को प्रिपेयर करता है। तो ये उसकी मतलब ये प्रारंभिक उसकी तैयारियां होती है। तो इस प्रकार से छंदों की प्रासंगिकता में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हम किसी छंद पे नहीं लिखते हैं, अच्छा ऐसे भी स्थिति आई है कि जैसे 16 यति 16, 16 यति 14, 16 यति 12 पे कुछ रचनाएं करते हैं हम लोग, तो उसमें ये विधान होता है कि 16 मात्रा जो है वो चौपाई विधान को पालन करता है। चौपाई विधान, अच्छा उसमें कई जो है साहित्य छंदकार हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य साधक हैं, उन्होंने प्रश्न किया हमसे कि सर वो छंद पे 16 मात्रा नहीं बैठ रही है, 14 मात्रा। तो हम बोले कि यदि छंद पे नहीं बैठ रही है तो उसको आप मात्रा भार में लिखें, वो भी छंदबद्ध ही रचना कही जाएगी। मात्रा भार आपका संतुलित है हर पंक्तियों में, भले वो किसी छंद के विधान को फॉलो नहीं कर रहा है पूर्ण रूप से, क्योंकि कोई पंक्ति ऐसी आ जाएगी छंद विधान को वहां पे वो वायलेट कर रहा है, तो वहां पे आप छंद मत लिखिए कि ये छंद, ये छंद इस छंद पे आधारित है ये मेरी रचना, चाहे वो कविता हो या वो गीत हो या मुक्तक हो। तो फिर वो मात्रा भार पे लिखिए, वो छंदबद्ध ही कह ले जाइए। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये मेरी, और मेरे मन में ये विचार आया कि इस तरह से करना चाहिए। भाई बहुत चीजें हैं कि जैसे जब रास्ता चलता है तो नए रास्ते अपने मन से ही वो दिख जाता है, उसके लिए कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, मार्गदर्शन। और क्या है कि वो माँ शारदे जो बैठी हैं, तो दुनिया की माँ है, जगत जननी देवी दुर्गा काली लक्ष्मी सब वही हैं। और मैं यही शब्द बार बार दोहराता हूँ कि दुनिया के कौन ऐसी माँ है जो अपनी संतान पे दया दृष्टि न रखे। वो संतान की नाकामी है कि माँ को सही रूप से समर्पित नहीं करना। तो माँ हमेशा ही दयालु होती है, कृपालु होती है। माँ शारदे के प्रति हम जितने भी विनय विनयशील रहेंगे, वो हमें अपने आशीर्वाद से सिंचित करेंगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों का उत्साहवर्धन किया कि यदि छंद नहीं आता तो आपकी पाठशाला में भी आ सकते हैं जहाँ बाकी लोग सीख रहे हैं। आपकी एक छात्रा कतर से भी जुड़ी हुई है यहाँ पर, वनीता राठौर जी। तो सीखने जी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी जी बात आपके वक्तव्य से हमारे दर्शकों तक पहुंची। अब हमारे दर्शकों का अगला प्रश्न है कि आपने जैसे बात की आपकी पत्रिका भी शुरू हुई, संचेतना के स्वर मासिक पत्रिका। इस पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य करना कैसा अनुभव रहा? क्योंकि आप मूलतः सृजन करते हैं, मौलिक सृजन करते हैं और ये संपादन का कार्य है, तो दोनों का अनुभव कैसा लगता है आपको? क्योंकि दोनों जी विधाओं में बिल्कुल, अंतर। जी सर, बहुत हमारे बहुत पास। सुंदर प्रश्न है आपका। अ, जैसे मेरा मन माफिक प्रश्न है यह। देखिए, संचेतना के स्वर जो संपादन था ये काफी चुनौतीपूर्ण रहा, और यह भी मेरा एक ड्रीम था। कई ड्रीम पाल रखे थे हमने पैरेलली कि शब्द सीखने और सिखाने के दौरान कई ड्रीम जो है साथ साथ चल रहे थे कि एक पत्रिका का संपादन हो। पत्रिका का नाम भी उस समय नहीं पता था, वो हम सब जो उस पर चर्चा किए तो ये नाम उभर के आया, संचेतना के स्वर। आदरणीय विनीता निर्जर, जिनको मैंने संरक्षक बना रखा है अपने ग्रुप में, तो दोनों हम लोग एक ग्रुप में ही सीखते थे छंद। तो हमें उनका स्वभाव, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता था। तो वो बोले कि नहीं इत संरक्षक, हम बोले नहीं आप ही संरक्षक रहेंगे हमारे ग्रुप में, और आपसे सीनियर लोग भी आते हैं तो उनको भी रखेंगे, लेकिन संरक्षक आपको आजीवन रहना है, जीवन पर्यंत। तो जी। संचेतना के स्वर जैसे मेरा ड्रीम था, और भी एक ड्रीम था कि हिंदी साहित्य के इतिहास पे कोई किसी भी ग्रुप में, बिरले ग्रुप कहीं होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर लोग चर्चा नहीं करते। जिस धरातल पर हम खड़े हैं उसका जो गौरवशाली अतीत है, प्रसाद पंत निराला। प्रसाद जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, दिनकर जी तो है ही हैं बचपन से ही, और जो बच्चन जी उनके अ, उनकी कई कविताएं हैं बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर जी और प्रसाद जी तो बहुत ही फेवरेट है मेरे। उसके बाद आगे जी ये सब लोग आए छायावाद के बाद, जो प्रगतिवाद आया छायावाद के बाद, उसके बाद प्रयोगवाद आया। तो पत्रिका का संपादन मेरे जहन में पहले से ही था कि इस एक दिन करना है, और ये सपना था। उस सपना को साकार करने के लिए माँ शारदे ने मार्ग प्रशस्त किया।
क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कहते हैं कि कायनात में एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो वो एक जो शाश्वत जो शक्ति है, जो माँ शारदा के रूप में ये साहित्य में साहित्यिक चीजों पे उन्हीं का वर्चस्व है, उन्हीं का आशीर्वाद होता है। तो ऐसा हुआ कि एक जो है सबसे बड़ी थी कि उसको कैनवा या किसी ऐप में एडिटिंग करना, क्योंकि वो सिंपल सादे कागज पे कोरे पन्नों पे हम उसको नहीं संपादित करना चाह रहे थे, कलरफुल हम चाह रहे थे, और उसका जो कवर हो काफी वो हो, अट्रैक्टिव हो। तो कवर पे डिजाइनिंग पे शुरू में तो अ, छत्तीसगढ़ की एक थी, उनका नाम था उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका करियर प्रभावित हो रहा था। पीजी उन्होंने बॉटनी से किया था और कैनवा पे उनकी बहुत अच्छी कमांड थी। तो उन्होंने कहा, कैनवा में भी थोड़ा वो जानता था, तो उन्होंने सहयोग किया काफी। सारे सर्टिफिकेट जो पटल के जो वागीश्वरी काव्य निर्झरणी पे हम लोग आएंगे आगे, तो उसके सारे सर्टिफिकेट्स और पत्रिका में जितनी लोगों की रचनाएं होती हैं उनको भी हम सर्टिफिकेट देते हैं ताकि प्रोत्साहित हो। जी और ऐसे नहीं कि जो स्थापित साहित्यकार हैं, जो नवांकुर हैं, नवागत हैं, जो साहित्य साधक हैं, जो हमारे साथ पैरेलली चल रहे हैं ग्रुप में या ग्रुप के बाहर हों, उन सब की रचनाओं को हम उसमें समाहित करते हैं। उसमें जहाँ तक संशोधन की जरूरत पड़ती है उसको भी करते हैं, संशोधित करके उसको पत्रिका में डालते हैं, प्रकाशित करते हैं, छापते हैं। ई पत्रिका भी शुरू में निकाला, लेकिन डिमांडिंग रही कि उसको छपवाइए सर। तो अब आज के डेट में पिछले कई अंकों से, त्रैमासिक है तो पिछले कई अंकों से, 5-6 अंकों से 2025 से शुरू किया कि उसको प्रिंट कराना, उसका मुद्रण करके, और जिन्हें चाहिए तो उनके घर पर मतलब कि उसको पहुंचाते हैं हम लोग। तो ई पत्रिका में जो ई पत्रिका है वो निःशुल्क निस्वार्थ सबको भेजी जाती है। जो भी इवन जिनकी रचनाएं नहीं हैं उनको भी हम लोग भेजते हैं और पटलों पे, कई पटलों पे डालते हैं। अच्छा, जो शुरुआती दौर था वो चुनौतीपूर्ण यूँ रहा तो उसका एडिटिंग वर्क जो है उसको उन्होंने संभाला, और जो उसका कवर था, लोगो भी उसका बनवाया हमने। बागेश्वरी काव्य निर्झरणी के तत्वाधान में ही पत्रिका प्रकाशित होती है, जो कि एमएसएमई पर रजिस्टर्ड है। और हम प्रयासरत हैं कि इसको ISSN पर रजिस्ट्रेशन के लिए, जो दिल्ली में नेशनल लाइब्रेरी सेंटर में ही इसका केंद्र है, जो ISSN नंबर जो प्रभावित वो आवंटित करता है, इंटरनेशनल लेवल पे ही ये आवंटन होता है, यूनिक न, जैसे पुस्तकों का ISBN नंबर होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो यूनिक होता है। उसी तरह ISSN नंबर पत्रिकाओं का होता है जर्नल्स के लिए, उसमें हम प्रयासरत हैं ताकि वो ISSN नंबर मिल जाती है तो जो शोध कर रहे हैं जो छात्र, उनकी रचनाओं को हम प्रकाशित करते हैं, शोध रचनाओं को, तो उनको वो 5 मार्क्स उस पर सारा जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने ये रूल बना रखा है कि जो शोध रचनाएं होंगी वो ISSN रजिस्टर्ड पत्रिकाओं में वो प्रकाशित होंगी तो उसमें मिलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे विद्यार्थियों को, जो शोधार्थी हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, और मूलतः हिंदी में या अन्य भाषाओं पर भी होंगे तो उनको भी हम वो लेंगे, क्योंकि हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं पे। तो इस प्रकार से संचेतना का स्वर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। फिर उसको आगे जब उन्होंने जब ग्रुप छोड़ दिया और इस कार्यों से उनको जो करियर प्रभावित हो रहा था और उनकी आगे की जीवन यात्रा तमाम चीजें, तो फिर जो है फिर माँ शारदा ने किसी और को भेज दिया, और किसी तरह से वो करती थी, उतना संतोषजनक तो नहीं था। जब तक मुझे कवर जो है वो संतोषजनक नहीं होता, उसे काफी वर्क हम लोग करते थे, वर्कआउट करते थे। जब मेरे संतोषजनक नहीं होता है कि जब पसंद का नहीं बनता तो वो जो है मुझे पसंद नहीं आता था, उसको हम संतुष्टिकरण नहीं होता था कि संतोषजनक हो, वो यूनिक हो, काफी अलग हटके हो। ऐसे करके जो है संचेतना के स्वर के जो आगामी अंक प्रकाशित होते रहे और लोगों को हम ई पत्रिका भेजते रहे, और उसको प्रिंट करके मुद्रण करके भी
लोगों को उपलब्ध करवाया, शायद साधकों को। और संचेतना के स्वर की यात्रा अनवरत जारी है और ये बहुत सुंदर हमेशा सर। ही आचार्यों की कृपा से जारी रहेगा। आपने केवल पत्रिका के विषय में नहीं सोचा, आपके वक्तव्य से हमको लगा आपने विद्यार्थियों के लिए भी सोचा, और जो शोध कर रहे हैं अक्सर उन विद्यार्थियों के लिए कभी-कभी 1 या 2 अंक भी बहुत मार्जिन मतलब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उनको आपने एक ये नया सहारा दिया है। आदरणीय वरिष्ठ कवि और साहित्यकार, वरिष्ठ अनुवादक अतुल खरे जी लिख रहे हैं, आपकी रचनाएं जीवन और प्रकृति का अनूठा प्रयोग है, जिसमें साहित्य और दर्शन अलग ही स्तर का होता है। इंदौर समाचार पत्र में निरंतर आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साहित्य साधना से शब्दों की अलग जलाए रखने के लिए साधुवाद। आज आपको सुनना और भी मन को आनंदित कर रहा है। और हमारे साथ आदरणीय गोपाल शर्मा जी जुड़ गए हैं, वह भी आपको बहुत साधुवाद दे रहे हैं। बाद में यदि आप चाहेंगे तो समूह में हम संचेतना का ईमेल एड्रेस भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे, तो वह अपनी रचनाएं भी इस पत्रिका के लिए प्रेषित कर सकते हैं, तो जी आदरणीय बिल्कुल। उनको छापेंगे। और अगले हमारा पाठकों का जो प्रश्न है उसको लेने से पहले, मैं पूछने से पहले चाहूंगी कि आप फिर से हमारे दर्शकों को थोड़ी छंदानुभूति करवाएं। रचना पाठ। अच्छा। जी सर। जी। और हमारे अभी गोपाल शर्मा जी लिख रहे हैं, आदरणीय गोपाल शर्मा जी लिख रहे हैं, साहित्य साधकों की सेवाएं संरक्षित करने में आपका सार्थक प्रयास है। बहुत साधुवाद। आपका भी बहुत आभार गोपाल दास जी। जी सर। सार छंद में आधारित है। पावन मन अनुरागी। पावन मन जी अनुरागी, जन्मों के सूचि पुण्य फलें जब प्रीति हृदय में जागी। प्रेम पंथ का पथिक पुरंजय, पावन मन अनुरागी। प्रेम पंथ का पथिक पुरंजय, पावन मन अनुरागी। मीरा की मन्नत मनमोहन, सबरी के रघुराई। घोर तपस्या किया उमा ने, महादेव को पाई। घोर तपस्या किया उमा ने, महादेव को पाई। कृष्ण प्रेम में घायल राधा, कृष्ण प्रेम में घायल राधा, प्रेम रसो में पागी। प्रेम पंथ का पथिक पुरंजय, पावन मन अनुरागी। प्रेम पंथ का पथिक पुरंजय, पावन मन अनुरागी। प्रेम सिद्ध है कण कण जग में, मधुर मोहर वाणी। प्रेम बंध से बंधा हुआ है, सकल जगत का प्राणी। प्रेम बंध से बंधा हुआ है, सकल जगत का प्राणी। प्रेम प्रसारण हो जब जग में, उभय पक्ष बड़ भागी। प्रेम पंथ का पथिक पुरंजय, पावन मन अनुरागी। इसमें एक एक ब्रेक लेता हूँ, मतलब एक में पंक्ति एक आती है, प्रेम प्रसारण हो जब जग में, उभय पक्ष बड़ भागी। ये प्रेरणा मुझे मिली थी जब शेक्सपियर का वो रचना है वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर लिखता है कि मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड। तो ये 9th या 10th में एनसीईआरटी की बुक में हम लोगों की थी कि मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड। ये हम उस समय से ही मेरे हृदय को मतलब झंकृत करता है कि, और तो वो वहां से था कि जो प्रेम प्रसारण जब जग में होता है तो उभय पक्ष, देने वाला और पाने वाला, दोनों ही वो बड़भागी, दोनों ही लाभान्वित होते हैं। एक ऐसी महिमा है प्रेम की। मर्सी प्रेम का ही तो पार्ट है। प्रेम के अंदर, प्रेम इतना व्यापक कैनवास है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती। तो इस प्रकार से मैंने लिखा कि प्रेम प्रसारण हो जब जग में, उभय पक्ष बड़ भागी। प्रेम पंथ का पथिक पुरंजय, पावन मन अनुरागी। चाहत के बंधन में मोहन,
बंधे ग्वाल बालों से, चाहत के बंधन में मोहन बंधे ग्वाल बालों से, मथुरा से जब गए द्वारका, उभरे कब ख्यालों से, उभरे कब ख्यालों से। भक्तों को भगवान मिले जब, लगन भक्त की लागी, प्रेम पंथ का पथिक पुरंजय, पावन मन अनुरागी। प्रेम पंथ का पथिक पुरंजय, पावन मन अनुरागी। इस प्रकार से इस कविता में मैंने जो प्रेम है वो कितना पावन है, तो पावन मन अनुरागी, ये मन जो अनुरागी मन है वो पावन हो जाता है जब प्रेम को, तो उसमें जो है वो अनंत प्रभु के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, अपने रिश्ते परिजनों के प्रति प्रेम, तो ये मतलब कि इतना विशाल रूप है प्रेम का, जो जिस पर जो प्रेम मार्गी जब भक्ति काल में हम लोग पढ़ते हैं तो ताही हरि की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावन, एक लाइन आती है रसखान की कविता में, और रसखान उसमें थे, उसमें भक्ति मार्ग के कवि थे, कि वो बताते हैं कि ताही हरि की छो हरिया, शेष गणेश दिनेश सुरेश सुरे, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अचेद अभेद सुवेद बतावें, ताही हरि की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वो परम ब्रह्म परमेश्वर को एक मतलब मटके भर छाछ दही पे मक्खन पे वो नाच नचाती हैं, वो परम ब्रह्म उस पे नाचते हैं, जिसको कि सब जो है अनंत अनंत हैं, जो कि जिसको कोई समझ नहीं पाता है, तो ऐसे ही प्रेम की वो प्रेम ही है, प्रेम से ही उन्हें पाया जा सकता है। जी बिल्कुल जी सही कहा सर आपने, और इससे ही जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने इसमें सामाजिक भाव भी दे दिया, इससे ही जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है हमारे दर्शकों का। वे आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि में कविता केवल सौंदर्य बोध है या सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये आपका, वस्तुतः ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और प्रासंगिक है, और जितना भी कवि हृदय मन है, कविता लिखते हैं, प्राय सभी लिखते हैं, और ऐसी नहीं है, जैसे प्रेमचंद तो पूरे कहानीकार थे, लेकिन उन्होंने भी कविताएं लिखी हैं, प्रेमचंद की कविताएं हैं उनके, हाँ सबकी, हाँ जी, बहुत सारे जो जैसे रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पे कार्य किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पे काम किया, उनकी भी काव्य रचनाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि काव्य जो है, कविता, वो दोनों है, सौंदर्य बोध भी है और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है, समाज का निर्माण करता है, समाज के निर्माण में काव्य की अहम भूमिका है। तो जितने भी क्रांतियां हुई हैं, तो हमारे देश में जैसे आजादी का आंदोलन था, स्वाधीनता आंदोलन, जो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन जिसे 1857 वाला वो भी था, उस समय भी रचनाएं हुई कवियों ने, और उसके बाद जो 1947 में जब आजादी मिली तो 1857 जो कालखंड था वही आधुनिक युग प्रारंभ होता है। भारतेंदु जी तभी आते हैं, उनका पर्दे पे आगमन होता है हिंदी साहित्य में, जब वो पीरियड था 1857 वाले ही से ही कालखंड गिना जाता है आधुनिक काल का, भारतेंदु जी का, और उन्होंने नवजागरण लाया। जैसे राजा राम मोहन राय थे, बंगाल में नवजागरण लाए, सामाजिक नवजागरण, जिन्होंने कुरीतियों को दूर किया, तमाम तरह की सामाजिक कुरीतियां थी, तो जैसे कि सती विवाह, बाल विवाह, ये सब चीजों को राजा राम मोहन राय जो पुनर्जागरण के वो अग्रदूत थे, पश्चिम बंगाल के थे। उसी प्रकार से साहित्य में अग्रदूत जो थे और पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, तो वो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड था। उसके बाद द्विवेदी युग आया, और छायावाद में, तो छायावाद देखिए उसके बाद कितने विवाद आए और कितने जो है अभी नए प्रतिमान चल रहे हैं, हिंदी साहित्य की कविताओं के नए प्रतिमान, नई चीजें स्थापित चल रही हैं। लेकिन जो छायावाद की जो विशेषता है, जो सौंदर्य है, जो उसकी उत्कृष्ट जो मनोविचार हैं, वो अभी भी स्थापित है। लोग उसको अपना प्रिय मानते हैं, फेवरेट मानते हैं, कि छायावाद मेरा फेवरेट है, अधिकांश लोग मानते हैं, क्योंकि छायावाद में इस तरह से प्रकृति को और सौंदर्य को
निरूपित किया। प्रसाद जी ने तो जो गौरवशाली अतीत हो उसको, जो वैदिक जो ग्रंथ थे उस पर आधारित उन्होंने रचनाएं की। जो कामायनी है, कामायनी मुख्य रूप से यही कहती है कि जब ईश्वरीय सभ्यता का पतन होता है तब जो है मानव सभ्यता जन्म लेती है। तो उसमें 13 या 18 सर्ग हैं जो चैप्टर के रूप में, और सारी मनोवृत्तियां हैं, ईड़ा, मन, ईर्ष्या, ये सब ये प्रतीक हैं सारे हमारे मनोचेतना के। नारी पर उनकी पंक्ति हमेशा प्रसिद्ध है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये सब जगह जो है इसको लोग उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं। और गोस्वामी जी के, सूरदास के सब तमाम कविताएं कोट होती हैं। तो हम जो कह रहे थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों प्रासंगिक है, क्यों आवश्यक है, कि उसमें ही हम पढ़ते हैं कि कैसे ये विकसित हुआ, किस पादान से चलते हुए हमारा साहित्य आज इस मोड़ पे खड़ा है और अगले किस मोड़ पे जाएगा। वो जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक वो देखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, और जो हम लोग देकर जाएंगे वो अनुकरण होगा। जो कुछ भी दे सकें वो वही हमारे लिए पूंजी है, वही हमारी कमाई है, वही हमारा अर्जन है, साहित्यार्जन। बिल्कुल तो कुछ बिल्कुल सही कोई कहा ऐसी सर। बातें हम लोग नहीं करते हैं कि जो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन उसमें कुछ नयापन लाए, कुछ उसमें नई बिल्कुल चीजें जोड़े। तो ये मतलब धारणा है। और जैसा कि आपने कहा भी कि छायावाद के बाद में बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार हुए जिनकी कविताएं या जिनकी रचनाओं को भारतीय सिनेमा ने भी अपनाया। लेकिन वर्तमान जी में समय कुछ बदल गया है, लोग दिमाग कम लगाना चाहते हम्म, हैं। मुझे लगता है समय नहीं है जी इतने ढंग बिल्कुल से बल सोच कर लेने का। क्योंकि आप, जैसा आपने कहा, आपके वक्तव्य में भी ये इंगित हुआ कि साहित्य को साहित्य जो है उसमें एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वो समाज को बदल सकता है। और रचनाओं में भी, जैसे वंदे मातरम उस समय हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और भी दूसरे जो उस समय रचनाएं लिखी गई जो आज तक हम दोहरा रहे हैं, हमारी पुस्तकों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ऐसा ही लोगों को चाहिए कि इस तरीके के साहित्य का सृजन करें। जैसे आपकी भी रचनाएं हैं, मुझे लगता है कि वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी यदि कक्षाओं में, स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आपकी रचनाएं लगें तो छात्रों के लिए और शोध छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी। आपकी जो रचनाएं हैं, आपका जो लेखन है वो बहुत सराहनीय है। और अगला जो प्रश्न है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बागेश्वरी काव्य निर्झरी जो आपका मंच है, इस मंच के माध्यम से आप साहित्य और छंद साधना के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शक आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। और यदि वह इस समूह से जुड़ना चाहें छंद सीखने के लिए, तो किस तरह से जुड़ सकते हैं, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल। जो आपका पिछला प्रश्न था उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो पूरा हो नहीं पाया था कि सौंदर्य बोध और सामाजिक परिवर्तन चेतना का। तो जो सामाजिक जी परिवर्तन जी है, कविता जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, असमानता, नारी विमर्श की हम लोग बात करते हैं, तो ये सब जी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। कवि जो है, कवि का ये कर्तव्य होता है, कवि मतलब इन द सेंस कि साहित्यकार का, चाहे वो कहानी लिख रहे हो, लघु कथा लिख रहे हो, सब में एक संदेश जाना चाहिए कि जो वर्तमान परिवेश है उसको कैसे बदला जाए, उसमें जो व्याप्त कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, उसको कैसे दूर करे। तो यह दूरदर्शी होता है साहित्यकार हमेशा। और वो आगे जो समय है, आगे जो का जो समय आ रहा है उसको पहले ही देख लेता है, काल दृष्टा होता है। युग दृष्टा, काल दृष्टा होता है, और युग स्रष्टा भी होता है कि युग का निर्माण भी उसे ही करना है। तमाम इसके पीछे के साहित्यकारों ने किया है, और आज के वर्तमान साहित्यकारों को भी यह करना चाहिए। सबके लिए यह आवश्यक है, यह बहुत ही जरूरी है। तो बाकी जैसे कि कविता में जो सौंदर्य बोध है, तो हम लोग उसको छंद, अलंकार, तमाम चीज उसमें डालते हैं कि जो है वो केवल श्रृंगार की ही रचनाएं सौंदर्य नहीं प्रदान करती हैं। जैसे कि देशभक्ति की रचनाएं हैं,
ओज राणा प्रताप पे जब हम लिखते हैं, शिवाजी पे लिखते हैं, तो यह भी एक प्रकार का अलग सौंदर्य है, एक अलग प्रकार की सौंदर्य अनुभूति है, अभिव्यक्ति है। तो जो अभिव्यक्ति है, जब हम सोचते हैं उसी को अभिव्यक्त करते हैं, काव्य में करें या लघु कथा में करें, कहानी में करें या आलेख में करें, जैसे भी, लेकिन अभिव्यक्ति जो मेन जो वो है, उद्देश्य है, वह एक ही है कि समाज को दिशा देना, समाज को दिशा देना। तो ये सब तमाम चीजें हैं कि समाज में परिवर्तन लाएं। और इसके पहले भी जो कवि लोग हैं उन्होंने सब जो है दिशा दिया है, मार्गदर्शन किया है हमारा। और अभी जो आपने कहा कि बागेश्वरी काव्य निर्धरणी में क्या क्या काम हो रहे हैं और कैसे लोग जुड़ सकते हैं, तो देखिए आपके इस सुंदर मंच से जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड है, जिसके आप संस्थापक और अध्यक्ष हैं और बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसके माध्यम से बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य वैश्विक स्तर पे आपके द्वारा हो रहा है। और इस मंच के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि बागेश्वरी काव्य निर्धरणी व्हाट्सएप पे है, और उस व्हाट्सएप में लिंक के द्वारा जो व्हाट्सएप में जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं उनके व्हाट्सएप नंबर से भी हम जोड़ सकते हैं, या उनको हम लिंक भी दे सकते हैं, उस लिंक के माध्यम से भी वो जुड़ सकते हैं, दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। और बागेश्वरी काव्य निर्धरणी के जो कार्यकलाप हैं मुख्य रूप से इसमें, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए, जिस पे आपका प्रश्न आधारित था, कि विगत 5 जनवरी से यह संचालित है ऑनलाइन बागेश्वरी काव्य निर्धरणी जो मंच है। तो हिंदी साहित्य के और हिंदी भाषा के उन्नयन और संवर्धन के क्षेत्र में जो इस मंच का गठन किया गया था, और छंदों की पाठशाला, कार्यशाला, इसको हम पाठशाला के ओब्लिक कार्यशाला इसलिए लिखते हैं कि पाठशाला मतलब केवल पढ़ाई नहीं होती, कार्यशाला यहाँ वर्कशॉप है, यहाँ आकर के काम करना है, सीखना है, मतलब एक्सरसाइज करना है, कराना है। एक्सरसाइज केवल रीडिंग और राइटिंग नहीं है, एक्सरसाइज करना है, अभ्यास करना है, तो इसीलिए वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में कहा जाता है कि इसके अंतर्गत वही आ सकते हैं जो कि अपने शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर माए अहंकार को दूर करके ही उसमें प्रवेश किया जा सकता है। तो कबीरदास का वो पंक्ति है कि शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर माए याद आ जाती है पंक्तियां, जिनमें सीखने की चाह। जी जी। तो इस प्रकार से 91 छंद सिखाया है, जैसे हमने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और सप्ताह में एक दिन जो थर्सडे है, उस दिन हम लोग गद्य विधा के अंतर्गत लघु कथा, व्यंग, भाव पल्लवन, संस्मरण, यात्रा संस्मरण, पत्र लेखन, निबंध, आलेख और पुस्तक समीक्षा भी। हालांकि इस पुस्तक समीक्षा जो विधा हम डालते हैं बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए इस विधा को, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीजें भी लोग देखें। इवन फिल्म समीक्षा का भी हमने रखा था, लेकिन पुस्तक समीक्षा में जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिल्म समीक्षा में कहाँ से इंटरेस्ट लेंगे। हम चाहते हैं कि जो चीजें हम रखें पटल पे, जो भी थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है, मात्र मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है इधर कहीं से भी, ज्ञान तो कहीं ना कहीं से प्राप्ति होता है। भाई कहा जाता है कि माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आते हैं, आदमी अर्जन करता है। कुछ चीजें होती हैं जो अनुवंशिकी गुण होते हैं, जन्मजात होते हैं, जो ईश्वरीय देन होते हैं। लेकिन 80% 90% चीजें हम आकर के यहीं सीखते हैं माहौल से। तो उन चीजों को हम चाहते हैं कि और लोग उसको जब तक एक्सरसाइज में नहीं लाएंगे तब सीखेंगे कैसे। कहते हैं कि आप गलती करो, एक्सरसाइज में लाइए उसको, और फिर हम उसको सुधारेंगे, फिर आपसे ही उसको सुधरवाएंगे और फिर लिखवाएंगे। तो ऐसे करके आप सब मैक्सिमम विधा में आप लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए आदरणीय, आप तो बहुत अच्छी रचनाकार हैं, लघु कथा भी आप बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन लघु कथा के विधान को बहुत कम लोग जानते हैं। अब लघु कथा का विधान ये कहता है कि नट, रस्सी पे जो नट चलता है, नट जो सर्कस दिखाते हैं उसी प्रकार से है, रस्सी पे चलने की तरह है, थोड़ा सा भी बैलेंस डिसबैलेंस हुआ तो गिर जाएंगे। मतलब एक शब्द भी ना ज्यादा और न कम, लेखकी प्रवेश और एकल एकांकी की तरह है कि एक ही दृश्य होगा, उसमें फ्लैशबैक में कहानी नहीं जाएगी आगे या पीछे, यदि चली गई तो लघु कथा नहीं है।
लघु कथा का मतलब नहीं है कि वो छोटी कहानी है। लघु कथा बड़ी हो सकती है, कहानी छोटी हो सकती है साइज में, लेकिन वो लघु कथा अपने उसमें उसके क्वालिटीज के कारण वो लघु कथा है। और लघु कथा लघु और कथा अलग लिख दिए तो दूसरी चीज हो गई, और लघु कथा संयुक्त रूप से लिखेंगे तब वो असली लघु कथा हो। तो दोनों के अर्थ में भिन्नता है। तो आप तो बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, अच्छी नहीं सर, साहित्यकार हैं आप। तो बाकी मैं अपने मित्रों से ये शेयर करना चाहता हूँ, और जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ अन्य लोग ना जानते हों, ये शेयर करने से ही उत्साह बढ़ता है, मेरा भी उत्साहवर्धन होता है। बिल्कुल सही कहा सर। मैं भी एक नवांकुर ही हूँ, क्योंकि आपने कहा भी अभी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मैं सीख ही रही हूँ। एक शिक्षार्थी कहिए, शोधार्थी कहिए, कि साहित्य का भी शोध ही कर रही हूँ कि किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए। अब हम कार्यक्रम के अंत में पहुँच गए हैं, और कार्यक्रम के अंत में हमारे दर्शक, इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार निर्देश निधि जी भी जुड़ गई हैं, और उत्तराखंड से भी हमारे साथ जुड़ गई हैं कुसुम भट्ट जी, और सब आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि बेहतरीन चर्चा है, और आप बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण लोगों के सामने दृष्टांत स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और अब हम कार्यक्रम के अंत में हैं, और कार्यक्रम के अंत में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपकी कौन कौन सी साहित्यिक योजनाएं या नई कृतियां पाठकों को पढ़ने को मिलेंगी। हमारे साथ वर्जीनिया जी से मंजू श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं, आपको साधुवाद दे रही हैं। जी सर। जी, आने वाली कृतियों के बारे में बताता हूँ। और जो नवांकुर हैं, नवागत हैं, या जो स्थापित साहित्यकार हैं, सबके लिए ही है, मेरे लिए भी है। खुद मैं जो बात कर रहा हूँ अपने लिए भी कह रहा हूँ, उस पर हमें भी चलना चाहिए। कि जैसे आपने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात तो चिर सत्य है। तो होता क्या है कि निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी खोजती है। तो जब तक हम निरंतर इसमें नहीं होंगे, अच्छा ये है कि कमिटमेंट्स तो बहुत सारे हैं, सबके साथ हैं। सोशल कमिटमेंट हैं, फैमिली कमिटमेंट्स हैं, वर्किंग कमिटमेंट्स हैं, ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं, तमाम चीजें हैं। उसके बावजूद भी जब जुनून होता है जिस चीज को सीखने का, नशा, तो वो समय निकल जाता है उसके लिए। कोई समय बाध्यता नहीं होती है। और कहाँ से चुराया जाता है? नींद, समय को चुराना है। कहाँ से? नींद में से कुछ समय चुराया, कुछ बाकी आलतू फालतू चीजों पे ध्यान नहीं गया। जब हम लोग जब एग्जाम देते थे हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के समय, या पोस्ट ग्रेजुएशन की हायर जो तमाम उच्च शिक्षा के लिए जब मैं कलकत्ता से दिल्ली चला गया था, तो उस समय जब तक कलकत्ता में रहा था, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, तो एग्जाम के बीच में जो रिसेशन पीरियड था, उस समय इतने समय होते थे कि हम लोग प्ले कार्ड्स वगैरह सब समय बिताते थे। आज के डेट में यदि वो नाम भी ले ले तो गुस्सा आता है कि भाई ये सब चीजें क्यों, समय नहीं है, समय नहीं है। ये भाग दौड़ की जिंदगी है। लोग कहते हैं मशीन की जिंदगी है। तो मशीन की जिंदगी है, हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अपना, जैसे कहते हैं, हम शौक को पूरा करना है। तो शौक शौक ऐसा पालें जो समाज को दिशा दे, कुछ दे, कुछ क्रिएशन करे, क्रिएटिविटी हो। तो क्रिएटिविटी इन द सेंस कि चित्रकार है, वो कैनवास पे अपनी जो कल्पना को उभारता है, उसी तरह से हम साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से, चाहे लघु कथा लिखते हो, कहानी लिखते हो, आलेख लिखते हो, जो अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, कि एक संदेश जाता है, और वो कोशिश रहे कि वो यूनिक हो, इसमें यूनिकनेस हो। लेकिन ये मैं पुनः यह दोहराना चाहता हूँ कि कोई ऐसी कल्पना नहीं है जिस पे कभी पहले लिखी न गई हो। जैसे कहा जाता है कि कोई भी चीज हम सोच ही नहीं सकते जिसको कभी देखे ना हो। कभी देखे नहीं हो उस पर हम वो कल्पना में नहीं आती है। कभी भी देखे हो नजर से, दृश्य से, वही कल्पना में आती है, और उसी चीज को हम विजनरी, जैसे विजन कहा जाता है कि विजन हमारा जो है दृष्टिकोण व्यापक हो, तो विजन कहाँ तक जाएगा? कल्पना में वही चीज आएंगी, या तो किसी की कही हुई बातें हैं। सब चीजें अपने जीवन में हम नहीं उतार सकते हैं, इसलिए दूसरों के उपदेश को हम मानते हैं, क्योंकि सभी चीजों को जो है यदि हम अपने प्रयोग करें तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो उपदेशों को इसलिए मानते हैं कि बड़े बुजुर्गों का, महापुरुषों का, कि उन्होंने अपने जीवन में उस चीजों को का एक्सरसाइज किया, उसको अनुभूत किया, फील किया, फीलिंग उनके अंदर। क्योंकि सब चीजों को हम ही प्रयोग करें अपने जीवन में,
तो उतना बड़ा जीवन नहीं है उसके लिए, मतलब 500 साल भी जीवित रहें तभी पूरे नहीं होंगी वो सब तमाम चीजें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा विजन वो हो और ये कल्पना रहे कि जो महापुरुष या बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं उसको हम ध्यान में रखें, उसका अमल करें और नई चीज लाएं, उसी में से नई चीजों को लाएं, उसी में से क्रिएटिविटी तो यही कहता है कि क्रिएट करना है, जनरेट करना है, सृजन सृजन, हालांकि उसको सर्जन कहना चाहिए। सृजन जो है वो जब जो भाषा विज्ञान की जो पेडागोजी जिसको कहते हैं भाषा विज्ञान, उसकी जब बात आती है तो सृजन शब्द जो हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं सदियों से वो गलत है। सृजन शब्द जो है गलत है। सर्जन, सर्जन जो है शुद्ध शब्द है। हाँ, सर्जन हमेशा बी मैंने बताया है पटल पे, और उसके लिए अभी समय नहीं है क्योंकि जो है इसके पीछे जो संस्कृत में जो होता है कई चीजें होती हैं जिसके पीछे जो शब्द बनते हैं, जो पेडागोजी में सिखाया जाता है कि शब्द का निर्माण जब हम करते हैं तो कुछ जैसे प्रचलित में है। अच्छा, विचारधारा अब यूं हो गई कि सृजन तो हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं, तो विद्वानों ने ये कहा कि ठीक है सृजन विशुद्ध है, अशुद्ध है, गलत है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे क्योंकि वो हमारे उसमें हैबिट में आ गया है, हाँ चलन में है, प्रचलन में है, जबकि उसका शुद्ध रूप सर्जन होता है। सृजन अशुद्ध है व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो ऐसी चीजों में अच्छा एक इसमें एक बात आई कि हमारे ग्रुप में बहुत लोग हैं, फोन भी करते हैं, तो कई चीजों पे द्वंद जैसे होता है, विचारधारा पे द्वंद, मात्रा भार पे द्वंद। इस शब्द में ये मात्रा भार कहेंगे, नहीं नहीं ये मात्रा भार हो। तो मैं कहता हूँ देखिए द्वंद की नीति नहीं अपनाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो जहां बहुमत हो, मेजॉरिटी इज ग्रांटेड, जहां बहुमत हो, जिसको ज्यादा विद्वान मानते हैं उसको मानेंगे। अच्छा, भिन्नता यूं आती है कि भौगोलिक और ऐतिहासिक क्षेत्रीयता भौगोलिकता के कारण हमारे जो एसेंट हैं, उच्चारण है, उसमें भिन्नता आती है। उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जैसे अमृत जिसको हम लोग कहते हैं वो साउथ में अमृत कहा जाता है, उसी पे अमृतांजन एक है, अमृतांजन एक ऑइंटमेंट है, तो अमृत वहां उच्चारण होता है, अमृत, जो कि अमृत हम लोग कहते हैं। तो जब ये एसेंट जब डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि वो मात्रा भार अलग होगा। जब हम लोग कविता लिखते हैं तो मात्रा भार को जब हम संतुलित करते हैं छंद में या छंद मुक्त में भी, हम ये कहते हैं आप मुक्त छंद लिखें, लेकिन दो चीजों पर ध्यान रखें। एक तो तुकांत होना चाहिए, तुकांत से लय बनता है, और उसमें एक सिमेट्री हो, समरूपता हो, तो इससे क्या हो, लय हमेशा होगा, वो प्रवाह बनेगा, धारा प्रवाह। तो ये सब चीजों, तो इसलिए हम एक छंद मुक्त का भी एक दिन रखते हैं महीने में, मुक्त छंद पे भी, और उसमें कहते हैं कि आप पूरा छूटा हुआ है, बंधन कहीं से नहीं है, पूरा अपने दौड़ाइए और लिखिए पूरा उसको मुक्त छंद के अंतर्गत। तो अब आने वाली जो कृतियां हैं, तो अब देखिए कि क्या है कि कम समय में बहुत चीजें करना चाहता हूँ, तो जीवन तो सीमित है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सीमा जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं ईश्वर, उसको लॉन्गेविटी करें, तो कि मैं और कुछ दे सकूं। तो अभी जो रिसेंटली जो पैरेलली जब ये कवनीत कुंज का निर्माण चल रहा था, तो कुछ चीजों दूसरे भी रचनाओं में मैं डाल रहा था कि जो है वो छंदबद्ध गीत संग्रह है, तो उसका भी मैंने नाम रखा था नील गगन। ये जो कवनीत कुंज है इसका नाम हमने रखा था गीत गाया पत्थरों ने। तो हमारे एक गीतकार हैं भ्रमर जी, चित्रकूट के बहुत बड़े गीतकार, बहुत गीत के तो मतलब ऋषि हैं, गीत ऋषि उनको कहा जाता है। हाँ, मैंने उनका वरद हस्त जिसपे, तो हमने उनसे ये इसमें प्रेरणा और चीजों को दिखाया था। सर ने कहीं कहीं संशोधन भी कराया, बताया कि इस तरह से लिखिए, बाकी उन्होंने प्रशंसा बुरी बुरी किया, जैसे मैं उस प्रशंसा के का पात्र नहीं हूँ। सर को बहुत अच्छी लगी मेरी कवनीत कुंज, उसका नाम था गीत गाया पत्थरों ने। तो सर ने कहा कि मैं इसको जो है ये जो है घिसा पिटा पुराना ढर्रे का नाम, ऐसा इसको चेंज कीजिए। तो सर कहने से मैंने उसको पूरा चेंज किया, गीत गाया पत्थरों ने। नाम है कवनीत कुंज। कवनीत कुंज, उन्होंने कहा कि कवनीत का अर्थ तो बताया, बोले कि हाँ मैं ऐसे रखता हूँ। वो अपनी एक काव्य रचना का बता रहे थे, गीत संग्रह उनका, कि ऐसा नाम रखे, संस्कृत निशब्द था कि जब वो दिए तो तमाम लोग प्रश्न करने लगे।
कि उसका तो कहे कि क्योंकि मिलता भी नहीं था डिक्शनरी में वो ऐसे शब्द रखे तो कवनीत का तो उन्होंने बता दिया कि कवि काव्य सौष्ठव, कवि कविता काव्य सौष्ठव, कवनीत ऐसा शब्द है। जैसे नवनीत है, दही को जैसे मक्खन को नवनीत कहा जाता है, उसी का पैरेलली कवनीत शब्द, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो इस तरह से पैरेलली जो है नील गगन के पंछी, ये मेरा अभी नामकरण है, हो सकता है आगे बदल जाए जब ये पूरी होगी। ये गीत संग्रह है। और दूसरा ये छंदबद्ध काव्य संग्रह है जो कि बहका बसंत है, उसमें कविता है कि बहका बसंत है, बसंत पे। और फिर कुछ लघु कथाएं भी हैं, तो अब वो संग्रहित होंगी तो फिर उसका पुस्तक आ सकती है। कहानी भी है, कहानी का भी मैंने लिख रखे हैं, एक आध कहीं प्रतियोगिता में भी देते हैं। भरोसे की जीत उसका शीर्षक है, कहानी के शीर्षक है भरोसे की जीत। तो उसमें भी अभी जो परिवेश पे, जो परिवेश यह है कि नशा नशा जो कॉलेज, स्कूल, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, ज्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं बच्चे, और उसका को प्रभाव पड़ता है और उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है हॉस्टल से, कॉलेज से, इस पर आधारित है वो मेरा भरोसे की जीत कहानी है। तो तो ऐसे ही सब चीजें जब संग्रहित होंगी तो ये बाकी, और मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, माँ शारदे जानती हैं कि मुझसे क्या करवाना है जो करवाएंगे मैं करूंगा। मैं उनका दास हूँ, मैं सेवक हूँ, और तमाम अपने साथियों का, साहित्य साधकों का भी दास हूँ, सबका दास हूँ। बहुत 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 धन्यवाद सर। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने उत्साहवर्धक टिप्पणियां आपने दी इस कार्यक्रम के दौरान, उनको बहुत अच्छी लगी आज की चर्चा, और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपसे प्राप्त हुई। और क्योंकि हम अब हमारे कार्यक्रम का समय हो गया है, हम अंत में आ गए हैं, तो मैं आपका पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप सफ़र से आए थे और बिल्कुल 11th आवर पे आकर आपने ज्वाइन किया। तो मतलब मैं क्या कहूँ, आप आपने बात कही और आप अपनी बात के पक्के हैं, तो इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही हमारे साथ इस आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपनी उत्साहवर्धक टिप्पणियों से की ओर से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और सर भी आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जी, सर, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द? दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जो आजकल परिदृश्य क्या है, मैं ये देखता हूँ ना कि झूठी वाहवाही, प्रशंसा, मैंने कुछ भी लिख दिया, लोग उसको खूब पीठ थपथपाते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, वाहवाही अच्छा है, प्रोत्साहन अच्छा है, और उसी प्रोत्साहन के लिए हम लोग सम्मान पत्र प्राप्त करते हैं, देते भी हैं अपने ग्रुप में भी। हम लोग जो बागेश्वरी काव्य निर्जरणी में प्रतिदिन 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं, वो शुरू में नहीं था, बाद में हमने उसको लाया कि प्रोत्साहन होगा। और जो संचेतना के स्वर में जिनकी रचनाएं होती हैं उनको हम देते हैं। इवन जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो लोग भी लगाते हैं, भले उसमें मार्क्स हो या ना हो, लेकिन वो एक एडिशनल उनके उसमें करिकुलम में एक्टिविटी वो में ऐड होता करते है। हैं। और मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि निरंतर सीखें, और सीखने के लिए जैसे कि ये तो साहित्य है, जीवन में भी हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की परख। देखिए, स्वामी विवेकानंद पूरा विश्व भ्रमण कर लिए, हिंदुस्तान पूरे भ्रमण कर लिए, उनको गुरु ही नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो पहुंचे हुए थे, उनको ऐसा गुरु चाहिए था कि बस ये हाथ को पकड़ा करके और ईश्वर से उनको मिला दे। वो तो ऑलरेडी आध्यात्मिक पुरुष थे, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर तो कूट कूट कर भरी हुई थी। तो वो उनको मिला कहाँ? कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस उनको गुरु मिले, काली की माँ काली के परम भक्त। और जब ये 1893 में विश्व हिंदी सम्मेलन में वहां शिकागो में गए, तो 0 आवर्स मिला था। तो उन्होंने कहा कि बंगला में इन्होंने कहा कि माँ अब तुम्हें ही बोलना है,
मेरे होठ चलेंगे बोलना तुम्हें। तो इस प्रकार से हमें निरंतर सीखना चाहिए अच्छे गुरु के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में।